नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन के बाद शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया गया है। इससे पहले दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक अहम बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अमित शाह के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इस बैठक में शामिल हुए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीवी के चीफ विजय ने किया सरकार बनाने का दावा पेश। थलापति के पास 121 विधायकों का है समर्थन। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में नई सरकार के गठन पर छाए असमंजस्य के बादल अब एक तरह से हट गए हैं। टीवी के चीफ विजय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सूत्रों के अनुसार विजय के पास बहुमत से ज्यादा यानी कि कुल मिलाकर 121 विधायकों का समर्थन है। 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 का है। विजय की राज्यपाल से ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले जब वो राज्यपाल से मिले थे तो उनके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का समर्थन नहीं था, क्योंकि दोस्तों विजय की पार्टी 108 सीटों पर ही विजय हुई है, यानी कि उसे 10 विधायकों की जरूरत और थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले सद्भाव यात्रा से हरियाणा को फायदा होगा। गुरुग्राम में बृजेंद्र सिंह के साथ 1 किलोमीटर पैदल चले। कहा एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी की हिस्ट्री है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को गुरुग्राम में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में शामिल हुए। वह खांडसा चौक से एसडी स्कूल तक 1 किलोमीटर पैदल चले। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि बृजेंद्र की इस यात्रा से हरियाणा को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के लोगों की पल्स यानी कि नब्ज सुनकर समझी है। आप हजारों किलोमीटर चले, आपकी मेहनत सबने देखी, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने कहा कि आपका सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया है। इसके 2 कारण है। पहला कारण है एप्स्टीन फाइल। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री उस फाइल में है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी का करियर 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। दूसरा कारण अडानी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकी कोर्ट ने अवैध बताया। 10% टैरिफ लगाने का फैसला रद्द हुआ। अदालत बोली राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने गुरुवार को 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि यह टैरिफ 1974 के व्यापार कानून के तहत सही नहीं थे। प्रशासन के पास कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का अधिकार नहीं है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने अपने फैसले में कहा कि इसी साल की शुरुआत में लगाए गए ये टैरिफ कानून अमान्य है। यानी कि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की एक और हार हो गई है उन्हीं के खुद के देश में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम घोषित करके अमित शाह ने घुसपैठ गो तस्करी करने वालों को दे दी वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का नया सीएम बनाने की घोषणा कर दी। बतौर पर्यवेक्षक दिल्ली से कोलकाता आए अमित शाह ने बीजेपी विधायकों की बैठक में उनके नाम की घोषणा की। इस मौके पर अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और गो तस्करी के मुद्दे पर नई सरकार का एजेंडा भी पेश किया। गृह मंत्री ने कहा कि जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, पश्चिम बंगाल की सीमा को मजबूत कर पूरे देश की सीमा को मजबूत किया। अमित शाह ने कहा कि आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी ही सरकार है। घुसपैठ और गो तस्करी असंभव होने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आंधी बारिश में ताजमहल के पत्थर टूटकर नीचे गिरे, दीवारों में दरारें, रॉयल गेट भी बदहाल हुआ। पूर्व इंचार्ज बोले अब एएसआई ठेकेदारों के भरोसे। दरअसल दोस्तों, ताजमहल करीब 373 साल पुराना हो चुका है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल है। इस स्मारक के रॉयल गेट यानी कि शाही दरवाजे के पत्थर अब दरकने लगे हैं। दोस्तों, 7 अजूबों में शामिल ताजमहल अब दरकने लगा है। दरवाजों की दीवारों में कई जगह दरारें आ गई। कुछ पत्थर अपनी जगह से खिसक चुके हैं। शाही गेट अब आंधी और बारिश भी नहीं झेल पा रहा है। पिछले महीने आंधी बारिश के दौरान 2 बार गेट के पत्थर टूटकर गिर चुके हैं। ये पत्थर मुगल काल के थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
डीएमके सांसद लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, टीवीके को समर्थन देने से हो गए नाराज। अखिलेश का तंज, हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने से नाराज द्रविड़ मुनेन्द्र कंगड़म यानी कि डीएमके ने कांग्रेस से अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के साथ ना बैठने का फैसला किया। सांसद कानीमोजी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की भी मांग कर डाली है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से 10 डिग्री तक घट गया तापमान। जैसलमेर में पारा 45 डिग्री के पार। नांदेड़ में दोपहर में कोचिंग बंद रखने का आदेश दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से सटे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गंगा से सटे बंगाल के इलाकों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई जिलों में भी अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। दोस्तों, शुक्रवार को एमपी में आंधी बारिश के बाद तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया था। यूपी में भी बारिश से राहत मिली। 7 दिन पहले जिस बांदा में तापमान 47.6 डिग्री था, वह 7 मई को 38 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मी और उमस वाला मौसम बना हुआ है। गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 42.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईरान का आरोप, अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि आक्रामक आतंकवादी और समुद्री डाकू अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके के मुर्ज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बना लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी जांच में आम आदमी पार्टी मंत्री अमन अरोड़ा का नाम आया। रेड में 1 करोड़ रुपए मिले। 9वीं मंजिल से कैश के बैग फेंके थे, हवा में उड़े नोट। दरअसल दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने गुरुवार को पंजाब के 2 रियल एस्टेट ग्रुपों के ठिकानों पर रेड की। यह कार्रवाई फर्जी तरीके से चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि CLU हासिल करने और जमीन मालिकों व ग्राहकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की गई है। तलाशी के दौरान अलग अलग जगहों से करीब 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वहीं ईडी की जांच में आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा का भी नाम सामने आया। इसके बाद अरोड़ा ने सफाई दी कि सुबह करीब 7 बजे ईडी रेड करने पहुंची, देर रात तक जारी रही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चूहों से इंसान में फैलने वाले हंता वायरस ने ली एक और जान। 12 देशों के संपर्क में WHO। दरअसल दोस्तों, हाल ही में WHO ने एक मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी दी है। नीदरलैंड के क्रूज शिप MV होंड्यूज पर हंता वायरस के स्ट्रेन एंडिस ने हमला कर दिया। ब्रिटेन ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत इस प्रकोप की सूचना दी थी। दरअसल दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के अनुसार अब तक कुल 8 मरीज मिले हैं, जिनमें से 5 में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यह वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा दोस्तों इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह वायरस आपके साथ रहने वाले इंसानों के बीच में भी फैल सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जिस जहाज पर हंता वायरस फैला उस पर 2 भारतीय भी थे। अब तक 3 की मौत। डॉक्टर बोले यह कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलता। जी हाँ दोस्तों, अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप MV होंडियस पर 2 भारतीय नागरिक शामिल होने की खबर सामने आई है। यह वही शिप है जिस पर हंता वायरस फैला है। BBC के अनुसार अब तक जहाज पर हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंत्री कुंवर शाह को ऐसे कमेंट्स की आदत। कर्नल सोफिया मामले में MP सरकार को भी फटकार। कहा, बहुत हुआ, आदेश का पालन करो। दरअसल दोस्तों, सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर सिंह शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन स्वीकृति देने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा कि इनफ इज इनफ, बहुत हुआ, अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश के इस राज्य में चलेगी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पूरी तरह बंद हो जाएगी पेट्रोल बाइकें। सामने आ गई है तारीख भी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की राजधानी दिल्ली अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026 से 2030 तक का ड्राफ्ट तैयार कर दिया।
अब दोस्तों इस नीति के तहत 1 अप्रैल 2026 से केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर का ही रजिस्ट्रेशन करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह नीति लागू हो जाती है तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बाइक का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाना है। बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की समस्या को देखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है। नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए भारी सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण में बड़ी कमी आ जाएगी। इससे राजधानी की हवा पहले से ज्यादा साफ हो सकती है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिर्फ महंगाई नहीं, मिनिमम वेज का फार्मूला भी बदलेगा। 8वें वेतन आयोग की बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चाएं तेज हो गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खबरों से कर्मचारियों में काफी उत्साह है। इसी बीच यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि न्यूनतम वेतन तय करने के पुराने फार्मूले में भी बदलाव किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई, फिटमेंट फैक्टर और डीए के साथ साथ न्यूनतम वेतन का भी वेतन संरचना में बड़ा योगदान होता है, इसलिए इसका फार्मूला भी अब बदला जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 77,328 पर बंद हुआ। निफ्टी 150 अंक नीचे 24,176 पर आया। बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। दरअसल दोस्तों आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स आज 516 अंक की गिरावट के साथ 77,328 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में भी आज 150 अंकों की गिरावट रही और ये 24,176 पर आ गया। आज के कारोबार में बैंक और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज की मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन कंपनी, अपोलो हॉस्पिटल और एशियन पेंट्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में स्टेट बैंक, कोल इंडिया और HDFC बैंक रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज चांदी 402 रुपए बढ़कर 2.55 लाख रुपए पर पहुंची। इस साल कीमत 25,000 बढ़ी। सोना 9 रुपए गिरकर 1.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। जी हाँ दोस्तों, चांदी के दाम में आज मामूली तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 402 रुपए गिरकर 2,55,200 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले गुरुवार को इसकी कीमत 2,54,798 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 9 रुपए घटकर 1,51,140 रुपए पर पहुंच गया है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 88,417 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट सोना 1,13,355 रुपए प्रति 10 ग्राम का बिक रहा है। 22 कैरेट सोना 1,38,444 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत है 1,51,140 रुपए प्रति 10 ग्राम। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट के फ्रॉड पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। नया नियम 15 जुलाई से लागू होगा। हजारों भारतीयों को राहत, एजेंटों पर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना। दरअसल दोस्तों कनाडा सरकार ने परमानेंट रेजिडेंट यानी कि PR और स्टूडेंट वीजा के नाम पर होने वाली ठगी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई लाइसेंसधारी इमिग्रेशन कंसल्टेंट किसी छात्र या वर्कर के साथ धोखाधड़ी करता है तो पीड़ित को सरकारी मुआवजा मिल सकेगा। यह नया नियम 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। नए नियमों के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले एजेंटों पर 9 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। दोस्तों इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पंजाब, गुजरात के उन हजारों भारतीय परिवारों पर पड़ेगा जो कनाडा जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों साल 2024-25 की एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के इमिग्रेशन विभाग यानी कि IRCC ने लगभग 10,000 फर्जी एडमिशन लेटर पकड़े थे। इनमें से करीब 80% मामले अकेले पंजाब और गुजरात से जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ के सभी 22 आरोपी हो गए बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला ठोस सबूत नहीं, संदेह पर सजा नहीं दे सकते, ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार। दरअसल दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को साल 2005 के सहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ केस में सभी 22 आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा है। इस मामले में सहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की भी हत्या हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अक्कड़ की बेंच ने सहराबुद्दीन के भाइयों रुपियाबुद्दीन, नयाबुद्दीन की अपीलों को खारिज कर दिया। जिन 22 को आरोप मुक्त किया गया है उनमें गुजरात व राजस्थान पुलिस के जूनियर लेवल के ऑफिसर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1700 करोड़ कमाने के बाद OTT पर दिखेगा धुरंधर 2 का अनदेखा अवतार।
दरअसल दोस्तों आदित्य धर की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया। थिएटर के बाद दर्शकों को इसकी ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार है। फिल्म पिछले 7 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। इसी बीच दोस्तों अब ओटीटी पर इसका अनदेखा अवतार देखने के लिए मिल रहा है। इस सरप्राइज ने फैंस को शॉक्ड कर दिया और इसके लिए उनकी एक्साइटमेंट और तेजी से बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों धुरंधर 2 की ओटीटी रिलीज की आधिकारिक घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई। इसकी वजह है कि फिल्म का एक टाइटल कार्ड जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर 2 द रिवेंज 14 मई से नेटफ्लिक्स पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रीम हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मनरेगा पर हुआ घमासान, केंद्र के नए वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार। दरअसल दोस्तों कर्नाटक सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि मनरेगा की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को चुनौती देते हुए इसे खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि नए कानून के लागू न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो गया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि संसद द्वारा वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 पारित कर मनरेगा को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस नए कानून को अधिसूचित नहीं किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नासिक टीसीएस केस, मुख्य आरोपी निदा खान हिरासत में, यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। अब तक 9 एफआईआर हुई दर्ज। दरअसल दोस्तों नासिक टीसीएस केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी निदा खान को गुरुवार रात छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया। निदा पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। दोस्तों इससे पहले 2 मई को नासिक कोर्ट ने निदा की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी थी। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा था कि आरोप गंभीर है और उनसे कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। इसी दौरान निदा फरार चल रही थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय मिसर ने बताया था कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक है। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका देने से इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहले टेस्ट में पाकिस्तानी गेंदबाजी का निकल गया तेल, बांग्लादेश कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल उल हक। दरअसल दोस्तों पीसीएल 2026 के समापन के तुरंत बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्शन में आ गई है। पाक टीम बांग्लादेश दौरे पर है, जहां 8 मई से दोनों टीमों के बीच में पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। ढाका में खेले जा रहे पहले टेस्ट में पहले दिन स्टंप्स तक बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट खोकर 301 रन बना लिए। पहले दिन बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला और कप्तान नजबुल हुसैन सांतो ने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक लगाया। स्टंप तक मुशफिकुर रहम और लिटिन दास क्रीज पर डटे हुए थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का जमकर तेल निकाला, उनको जमकर धोया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 41 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जड़ी सेंचुरी, इतिहास रचने से 29 गोल हैं दूर। दरअसल दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सऊदी प्रो लीग में खेलते हुए रोनाल्डो ने अपना 100वां गोल दाग दिया। उनकी टीम अल नसर ने गुरुवार को अल शबाब को 4-2 से हराकर खिताब की रेस को और रोमांचक बना दिया। दोस्तों 41 साल के रोनाल्डो ने मुकाबले के 75वें मिनट में गोल किया। यह गोल सादियो माने के शानदार क्रॉस पर आया, जिसे रोनाल्डो ने नजदीकी पोस्ट पर शानदार तरीके से नेट में पहुंचा दिया। सऊदी प्रो लीग में यह उनका 100वां गोल रहा, जबकि प्रोफेशनल करियर का कुल 971वां गोल भी इसी मैच में आया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूएई का बड़ा दावा, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे, हवा में मार गिराया, 3 लोग हुए घायल। अमेरिका ने फिर ईरान पर बमबारी की। दरअसल दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सभी टारगेट्स को हवा में ही गिरा दिया गया। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस दावे पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर फिर से बमबारी कर दी। अमेरिका ने कहा कि ईरानी सेना ने उसके जंगी जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका आगे भी हमले करता रहेगा। वहीं दोस्तों ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले में सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज स्ट्रेट और चाबहार पोर्ट के पास मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों को निशाना बनाया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका सेना ने ओमान की खाड़ी में उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारत के किस राज्य में जंगलों की मात्रा सर्वाधिक है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हो उस राज्य का नाम जहाँ पर जंगल यानी कि फॉरेस्ट लैंड सबसे ज़्यादा है तो उस राज्य का नाम कर उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।